तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे। सैटरडे संडे खूब एंजॉय कर लिया। संडे एंडिंग का डे है तो थोड़ा सा बैक टू वर्क आ जाते हैं। मॉर्निंग की प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट शॉर्ट पैसे नहीं बना सकता। एक बंदा अगर लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना यहाँ पे एकदम नील हो जाती है। तो वो चीज़ है। तो वैसे तो आईपीओ का सीजन चल रहा है और आप सबको भी पता है कि भर भर के आईपीओ नवंबर में आने वाले हैं। स्टार्ट 30 अक्टूबर से ही हो रहे हैं। पहले ये अपना एमआरटी वाला हो गया, उसके एमआरटी है या एमटीआर है, क्योंकि वो देखो छोटा आईपीओ है। मैं लगभग ऐसा समझ लो 3,000 करोड़ से ऊपर वाले आईपीओ को ज़्यादा उतना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अलॉटमेंट भी आते हैं और वहाँ पे पैसा भी बनता है। चाहे ग्रे मार्केट से बनो चाहे ऑन मार्केट से बनो, कैसे भी बनो, वैल्यूएशन निकालो, काम नक्की है। तो वो वाली चीज़ें हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी काम करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके ही करना, ठीक है। तो वो चीज़ है। मैं यहाँ पे ये जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। तो वैल्यूएशन है तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। दी वेरी फर्स्ट तो मैं आपको ये बता देता हूँ, टेंटेटिव डेट्स जो अभी हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं वो है लेंसकार्ट। टेंटेटिव डेट्स जो अपने पास आ रखी है वो आ रखी है 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आईपीओ सब्सक्राइब होना चाहिए। एग्जैक्ट जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब सबको पता चल ही जाएगा कि आईपीओ कब ओपन होना है कब नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है। दी वेरी फर्स्ट हम लोग कंपनी के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। कंपनी करती क्या है बेसिकली। लेंसकार्ट वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, ये आईवीआर बनाती है। आईवीआर बनाती है और रिटेल आउटलेट्स भी है इसके। जैसे मान लो कि फ्रेंचाइजी ऑन और जो भी मतलब आउटलेट वगैरह फ्रेंचाइजी भी देती है कंपनी, खुद भी आउटलेट है वो ऑन करती है। तो उस हिसाब से इनका वो भी बिजनेस मॉडल है। और बाकी शुरुआत जो इन्होंने करी थी वो टेक इनेबल्ड कंपनी के हिसाब से करी थी, जिसमें ये क्या करते थे, नॉर्मली मैं जैसे चश्मा लगाता हूँ तो चश्मे को पावर का चश्मा या जैसा भी चश्मा है मैं अपना पूरा फेस स्कैन करके डालूंगा। स्कैन करने के हिसाब से वो अपने हिसाब से जो भी फ्रेम सूट करेगी वो आपको बता देंगे और उसकी होम डिलीवरी करवा देंगे। और जो आपका पावर है वो उस पावर का आपका ग्लासेस आपको दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे देखोगे, नॉर्मल मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में इंडियन फैमिली में हर फैमिली में दो बंदों को तो फॉर श्योर मिल जाएंगे जो चश्मा वियर करते हैं। मेरे ध्यान में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसमें कोई भी बंदा चश्मा नहीं लगाता हो। और अगर वो ये चश्मा ना लगाए तो सन ग्लासेस वगैरह लगाते होंगे फॉर श्योर है। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है। मैंने अभी चैट जीपीटी के साथ सर्च किया तो ओवरऑल जो मेरे को इंडिया का जो मार्केट लगा, इंडिया का जो मार्केट मेरे को ध्यान में आया वो आया 86,000 करोड़ का। ये सिर्फ इंडिया का मार्केट है, ठीक है। और अभी तक इनका मोनोपोली का बिजनेस ऐसा समझ लो कि वैसे ज़्यादा मोनोपोली भी नहीं है, क्योंकि दो तीन कॉम्पिटिटर है जैसे टाइटन हो गया या फिर और भी जो प्रीवियस चल रहे हैं, लेकिन बट स्टिल इनके पास भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जो टोटल मार्केट है वो लगभग लगभग 86,000 करोड़ का है। और जिसका ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन 2 लाख करोड़ का 2033 तक मार्केट कैप बन जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं भी अभी स्क्रीन पे हूँ या सब लोगों का काम स्क्रीन पे ज़्यादा हो रखा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम अच्छी है और जहाँ प्रॉब्लम अच्छी है वहाँ सॉल्यूशन अच्छा देती है, तो क्या है कि पैसा बनता है। नॉर्मल सीधी सी बात है। तो उस हिसाब से अगर देखें, और उसके अलावा कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड पे है। कंपनी ऑलवेज अगर आप देखोगे अभी मिडिल ईस्ट में एक्सपेंशन कर रही है, जैसे ये दुबई वगैरह हो गया। और उसके अलावा रही बात सिंगापुर वगैरह, तो हर एक कंट्री में अपने को एक्सपेंड कर रही है अपने आप को। तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, जाना माना प्रोमोटर है कंपनी में। जो मेरे को रिस्क लग रहा है वो दो ही रिस्क है इसमें, ठीक है। जो दो रिस्क की पॉइंट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो पॉजिटिव है। अगर आप डीआरएचपी में देखोगे, कंपनी के प्रोमोटर पे, कंपनी के डायरेक्टर पे और इवन कंपनी पे, तीनों पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है ऑलरेडी। और उसके अलावा जो ईडी सीबीआई है उनके भी चक्कर इनके काफ़ी बड़े हुए। 13 जून 2025 को इन्होंने कुछ वापस उनसे कुछ डिमांड नोट वगैरह मांगा है। तो इन लोगों ने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, क्योंकि उतना डीप रिसर्च इन्होंने डीप बता भी नहीं रखा। जितना मेरे को पता चला उतना मैंने आपको बता दिया। 13 जून 2025 को इनसे वापस कुछ क्वेरी वगैरह मांग रखी है और इनका मैटर चल रहा है 2023 से। तो ये जो मैटर है, अगर इसको थोड़ी बहुत हवा और लग जाती है, सपोज दैट क्या होता है ना कि कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आई तो पूरे आईपीओ की बैंड बज जाएगी। ये ईडी सीबीआई ये गवर्नमेंट के केसेस ऐसे ही होते हैं भैया। तो पहला तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। डायरेक्टर के ऊपर है, प्रोमोटर के ऊपर है, और उसके अलावा रही बात कंपनी के ऊपर है। तो तीनों के ऊपर जो भी केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो फेमा एक्ट में हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है।
ठीक है। और रही बात दूसरी, जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है यार। मतलब ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2-3 कंपनीज में और देखा है। क्या होता है ना कि नई नई जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स में ये लोग पहले ही अपना इतना इक्विटी डाइल्यूट कर चुके होते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि जब ये आईपीओ लेके आ रहे हैं ना, तो एक मेरे हिसाब से, जैसा मैं इन्वेस्टर हूं ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता यार, कोई बंदा 20% के लिए काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली मैंने चेकआउट किया कि यार कहीं से कुछ और नॉलेज पता चल जाए कि जो जितने इसके इन्वेस्टर्स है या जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, जो केमेन वाले और वाले, कि कहीं वो पीयूष बंसल से लिंक तो नहीं है, ताकि अपने को ये तो पता चले ना कि अल्टीमेट ओनरशिप किसकी है। तो वहां जाके भी उन ऑफशोर जो इन्वेस्टमेंट भी जहां से आ रखा है ना, उनकी भी कोई प्रॉपर डिटेल वगैरह है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप गूगल कर लो या जहाँ की वो इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे लंदन वगैरह या वहाँ की कंप्लाइंस के हिसाब से उसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा कि ऑनर कौन है क्या नहीं है। ठीक है, जितना मैंने रिसर्च किया, अब आगे अगर और डीप रिसर्च करता या और करता तो हो सकता है कुछ पता चल जाता, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब उसके अलावा ये 2 नेगेटिव पॉइंट अगर आप छोड़ दो, तो उसके अलावा इस कंपनी में कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे को नहीं दिख रहा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। दी वेरी फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, और फर्स्ट सबसे बेहतरीन पॉइंट देख के मजा आ जाएगा। जैसे एसएमई कंपनी में क्या होता है, फेक सेल दिखा रखी होती है। ठीक है, कि सेल जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है कि अपने को वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, और वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होगा। वो सेल इन्फ्लेट क्यों करते हैं, वो जानबूझ के टैक्स भरते हैं। वो टैक्स इसलिए भरते हैं क्योंकि आईपीओ उनका सब्सक्राइब हो, क्योंकि एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, छोटी छोटी कंपनीज है, वहां पे वैसे फाइनेंस मैनिपुलेटेड रहता है। लेकिन यहाँ के अगर फाइनेंशियल चेक करोगे, ये प्रॉफिटेबल होते हुए भी नहीं प्रॉफिटेबल है। जितना ज़्यादा डीप नॉलेज रखोगे ना, तो उतना ज़्यादा पता चल जाएगा। इट्स जस्ट अ टैक्स प्लानिंग। कंपनी शुरुआत से प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कर रही है, कैश फ्लो सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। फाइनेंस जो लॉस में है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। ठीक है, वो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से अपने को यहाँ पे समझ में आ रही है, चाहे जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन है, चाहे फाइनेंस कॉस्ट है, या कुछ भी एडजस्टमेंट है, तो कंपनी इन शॉर्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल है। लेकिन अब ऑन रिकॉर्ड्स ऑन पेपर्स कंपनी लास्ट ईयर है जो 10 करोड़ के लॉस में थी। ठीक है, और इस साल 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 297 करोड़ का इन हैंड प्रॉफिट है। ठीक है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं सेल की बात करूँ, तो 2023 में जो इनकी सेल थी वो तकरीबन 3300 करोड़ के आसपास थी। 2024 में जो इनकी सेल है वो 5427 करोड़ हो गई, और मार्च 25 में जो इनकी सेल जो इन्होंने रिकॉर्ड करी है वो करी है 6652 करोड़ रुपए। ठीक है, इंडियन करेंसी में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और बेसिकली अगर आप इसकी नेटवर्थ की बात करोगे, नेटवर्थ जिससे हम लोग बुक वैल्यू निकालते हैं, नेटवर्थ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद बेसिस पे अपने पास आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर कितना है। तो नेटवर्थ जो है कंपनी की, जिसमें कंपनी के प्रोमोटर का पैसा लगा हुआ है, वो है 6206 करोड़, जो इस साल में लगा हुआ है। पिछले साल तक ये अमाउंट था जो 5755 करोड़ था। बेसिकली मैंने बिजनेस मॉडल बता दिया, फाइनेंस के बारे में बता दिया, फाइनेंस में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया फाइनेंस है। सेल्स और प्रॉफिट भी मैंने आपको बता दिए। अब रही बात दूसरी, इसको अगर आप पी रेशो, पीबी रेशो, उन रेशो से अगर कंपेयर करोगे, तो कंपैरिजन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पी रेशो तो इनका कुछ होता ही नहीं है। ऐसी जो भी कंपनीज होती है इनका पी रेशो नहीं होता है। इनका पी रेशो आप 2000 भी, मतलब 2000 भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वो चीज़ है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे इटर्नल जो कि जोमेटो है, जोमेटो में अच्छा खासा पी रेशो है, लगभग 1600 के अराउंड का पी रेशो हो गया। सबको हाई वैल्यूड लग रहा है, बट स्टिल वो मेरे लिए मेरा बेस्ट पिक है। मैं अभी भी उसमें इन्वेस्टेड हूँ, 52 रुपये से होल्ड करके बैठा हूँ, और फॉर श्योर है मैं उसको 2000 से पहले नहीं बेचूंगा, चाहे कितना ही पी हो जाए। आई डोंट केयर अबाउट दिस। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो मेरा अपना गणित है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करके ही आप लोग देखना वो सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसी 2-3 कंपनीज में आपको और बता देता हूँ, मिलती जुलती नहीं रहेगी, लेकिन जो बिजनेस मॉडल है वो ऑनलाइन का ही होगा। जैसे आप नायका देख लो, नायका के अलावा अगर आप देखोगे, आप इटर्नल देख लो, स्विगी देख लो, इटर्नल जो कि हो गया जोमेटो, और उसके अलावा टाइटन। टाइटन का पूरा आई वियर का नहीं है, लेकिन टाइटन में ज्वेलरी वगैरह वो सब मिक्स है। बेसिकली क्या होता है, इनको हम लोग वैल्यू करते हैं सेल्स के बेसिस पे, कि जितनी सेल्स आ रही है उसके कितने मल्टीपल तक हम इसको वैल्यू कर सकते हैं, और मार्केट कैपिटल भी देखना पड़ता है। और उसके अलावा अगर ग्रोथ वाला कंपनी दिखता है तो हम लोग उसको ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ दे देते हैं, और अदरवाइज उस हिसाब से चलता रहता है। नॉर्मल बेसिकली क्या होता है ना, कि जितनी सेल्स आ रखी है हम लोग मिनिमम 10x तो उसको वैल्यूएशन देते ही देते हैं, क्योंकि उनमें अर्निंग का हमको पता है आज नहीं कल प्रॉफिटेबल फॉर श्योर हो जाएगी। अगर अच्छा काम चलता है तो कल फॉर श्योर है कि प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सेल्स के बेसिस पे मिनिमम 10x तो मिलेगा ही मिलेगा, और मैक्सिमम जो जाता है वो 25x तक जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग 20x तक मान सकते हैं। ठीक है,
वो मार्केट इनको वैल्यू करता है। उसके अलावा अगर हम लोग पीबी रेशो की बात करें तो पीबी रेशो भी मिनिमम इनको 10x मिल जाता है, 10x से 20x के बीच में मिल जाता है। और अगर कोई बेहतरीन ग्रोथ वाली दिख रही है तो ऊपर में 60x तक भी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है, मैं उसका भी आपको डेटा दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा रही बात दूसरी पी रेशो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई सेंस नहीं बनता, और मैंने कुछ ना कुछ लिख के रखा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी। एक जो चीज़ मैंने नहीं बताई, कंपनी के जो अगर आप फाइनेंस में चेक करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ कि यार इन्होंने टैक्स पर्पज़ के हिसाब से या जैसा भी है, वो टैक्स प्लानिंग है यार, जैसा भी है, इन्होंने इस बात भी जो कंपनी के फाइनेंशियल में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्ड किया है 796 करोड़, मतलब 800 करोड़ का तो सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रखा है इन्होंने। तो वो अगर डेप्रिसिएशन अगर आप मानोगे तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो उस हिसाब से कंपनी में फाइनेंस में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ इसके पीयर कॉम्पिटिटर वैसा इसका कोई भी लिस्टेड में है नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑन एन एवरेज अगर इलेक्ट्रॉनिक बेस की हम लोग बात करें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बेस की बात करें कि ये अपना ई कॉमर्स के हिसाब से या फिर जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जैसे जैसे काम करते हैं, उसमें देखो एक टाइटन हो गया, टाइटन बहुत बढ़िया काम करता है, टाइटन बहुत ऑलरेडी मैच्योर्ड लेवल पे है और टाटा की कंपनी है। तो वो चीज़ है, उसको हम लोग चाहे बोले प्राइस टू सेल्स रेशियो ले लो, चाहे किसी में ले लो, वो एकदम मैच्योरेशन पे है वहाँ पे। अब और ज़्यादा जितनी ग्रोथ लेंस कार्ड में है उतनी ग्रोथ हम लोग उसमें नहीं देख सकते, तो वो एक उसमें फ़र्क रहेगा। उसको ऑलरेडी मार्केट ने कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप में दे रखा है 3,30,000 करोड़ का दे रखा है, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं देखें तो प्राइस टू सेल्स रेशियो उसका 5x निकल जाता है, इसका जो पीबी रेशियो है वो 28 का निकल जाता है, अच्छे खासे लेवल पे है। और जो पीई रेशियो है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो 90 का बनता है। उसके अलावा रही बात दूसरा अगर हम लोग कंपनी देखें वो है नायका भी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑनलाइन ऐप जैसे होना मामा अर्थ तो चलो वो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाली कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो स्किन केयर वगैरह वो सारी चीज़ें कर रहा है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया। तो अनलेस एंड अनटिल हम लोग उनसे थोड़ा बहुत कंपेयर करके आइडिया ले सकते हैं कि इनको वैल्यूएशन किस हिसाब से मिलती है। नायका जो है अराउंड 8x प्राइस टू सेल्स रेशियो के आसपास है, जो लिस्टेड है। लिस्टेड मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं, और अभी तो जब भी कि मार्केट डाउन है। उसके अलावा अगर इसका पीवी रेशियो की बात करोगे तो पीवी रेशियो इसका 55 निकल के आता है, और जो इसका पीई रेशियो निकल के आता है वो है 899 का। उसके अलावा रही बात मेरा फेवरेट इटर्नल, दैट इज जोमेटो अगर देखोगे तो वो 12x सेल्स टू रेशियो के हिसाब से है। प्राइस टू सेल्स रेशियो मतलब ये हो गया सेल्स जितनी है उसके कितने मल्टीपल पे मार्केट कैप मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, तो वो मार्केट कैप निकल के आ जाएगा, बराबर है वो नंबर ऑफ शेयर से, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब उसमें 12x का मिल रहा है, और जो पीबी रेशियो है वो 10-12 के अराउंड है, और पी रेशियो वो 1600 के अराउंड है। तो नॉर्मल ऐसा है। अब लेंस कार्ड को मार्केट कितना वैल्यू करेगा, अगर मैं सेल्स की बात करूँ, सेल्स है यहाँ पे 6,652 करोड़ की, ठीक है। अगर मिनिमम से मिनिमम 10x भी इसको वैल्यू मिलती है तो इसका मार्केट कैप बनता है 66,520 करोड़, राइट। वो अपर साइड में है वो 20x का है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग ये मान सकते हैं इसको 12 से 15 के बीच में सेल्स रेशो मिल जाएगा। सेल्स रेशो वहाँ पे अगर कैलकुलेट करें, और सेम चीज़ अगर पीबी रेशो की बात करें, पीबी रेशो यहाँ पे टाइटन की 28 है। टाइटन मैं बता देता हूँ ज्वेलरी का भी काम करता है, सिर्फ आईवीआर का काम नहीं करता। लेकिन अगर टाइटन से कंपेयर करूँ, टाइटन का पीबी रेशो है वो 28 का है, ठीक है, और नायका का है वो 55 का है। लेकिन मैं ऑन एंड अराउंड इसको वहीं पे लेके जाऊंगा वापस 10 से 20 के बीच में। तो एवरेज अगर हम लोग 15 का भी पकड़ते हैं, 15 और 6,206 करोड़ जो इसका नेटवर्थ बन के आ रहा है, या फिर जो बुक वैल्यू के हिसाब से आ रहा है, तो 6,206 करोड़ मल्टीप्लाई बाय अगर 15 करूंगा, तकरीबन वो 93,000 करोड़ के हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से बैठता है। हायर साइड में लेके चल रहा हूँ। लेकिन रही बात दूसरी, जो ईडी सीबीआई वाला, ये अगर कुछ नहीं आता, मार्केट इसको अगर डिस्काउंट नहीं करता तो हो सकता है और ज़्यादा वैल्यू दे दे। अदरवाइज अगर इसको भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट करे तो 85,000 करोड़ के आसपास तो मिल ही जाना चाहिए इसको वैल्यूएशन। मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है, और ऐसा होते हुए दिख भी रहा है हल्का फुल्का। बाकी जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट बनता है वो चीज़ है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगी। इससे ऊपर जहाँ भी जाए जा सकता है, एंड फॉर श्योर जाना चाहिए। लेकिन जब ईडी सीबीआई ये जितने भी केसेस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले, ये सेटल हो उसके बाद जाएगा, उससे पहले नहीं जाने वाला, वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा। और बाकी मार्केट है भाई, हर चीज़ को वो पहले से डिस्काउंट कर लेता है। अब
पीयूष बंसल कितने का टारगेट कर रहा है? 70,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। अगर 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे अगर ये आईपीओ लेके आते हैं, जो मार्केट कैप पे लेके आते हैं, तो फॉर श्योर अगर मैं 93,000 की बात करूँ, तकरीबन मेरे को 30% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में किस तरह की हवा चलती है वो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से वहाँ तक ये सेफ रहेगा। अगर डिस्काउंट में लिस्ट हो जाता है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी रहेगा अपने पास कि हम लोग और इसको बाय कर सकते हैं। उसके अलावा रही बात दूसरी, अनलिस्टेड मार्केट में ये आराम से 670 पे बिका हुआ है, 620 पे बिका हुआ है, 650 पे बिका हुआ है। तो वो चीज़ है, अनलिस्टेड मार्केट से बिना सोचे समझे दूर रहो, या अगर किसी के थ्रू काम भी कर रहे हो तो थोड़ा सा ढंग के बंदे के साथ काम कर लो। अगर वो हाई प्रीमियम भी चार्ज करे तो उसके साथ काम कर लो, ताकि वो आपको लेंसकार्ट या ऐसे अनलिस्टेड मार्केट में ये सारी चीज़ें नहीं दिलवाएगा। क्योंकि इन्होंने जिस रेट पे फंड रेज किया होगा, आप अगर DRH पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने फंड रेज किया है 250 में। 250 में उनको माल दिया है 250 रुपीज़ में है। 250 का आप लोग 670-700 रुपये पे कर रहे हो। वो एक दिन में अपना पैसा डबल कर रहा है। और बगलू कौन बनता है? कटता किसका है? रिटेलर का। रिटेलर का कट गया, रिटेलर को शांति मिल गई। 6 महीने वो माल और नहीं बेच पाएगा। अच्छे स्टॉक्स में काम करोगे ना तो फॉर श्योर है पैसा बनेगा। हम लोग हमारी रिसर्च का प्रीमियम ज़रूर चार्ज करते हैं, लेकिन वो प्रीमियम किस लेवल का चार्ज करते हैं वो हमको पता है। रीज़न बिहाइंड द सीन हम लोग उतना डीप स्टडी करते हैं। हम लोगों ने एक शेयर में काम किया था और भी इसमें बहुत अच्छा लेवल पे काम किया था, 90 रुपये पे काम किया था हम लोगों ने। लगभग ऐसा मान लो 80-90 रुपये से चालू किया था। आज की डेट में उसके भाव ऊपर में 600 रुपये भी टच हो गए और अभी भी 500-550 के अराउंड पे अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा है। मैं चाहूँ तो हाँ तो आप माल बिक जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे बहुत से हैं। नायका में हम लोग ये नायरा एनर्जी में काम किया। नायरा एनर्जी हम लोगों ने डीलिस्ट होने के बाद जैसे ही हमारे पास न्यूज़ आई थी रशिया वाली, हम लोगों ने तुरंत ये शेयर परचेज़ किया था। हम लोगों ने परचेज़ किया था 220 के अराउंड। उसके बाद हम लोगों ने सेल किया है 1700 के अराउंड, 1400-1500 वहाँ पे हम लोगों ने सेल कर दिया, डंप कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये नायरा एनर्जी वापस नहीं देखा। नायरा एनर्जी पहले SR ऑयल हुआ करता था। तो वो चीज़ें, अच्छी कंपनीज आज भी मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप कौन से बंदे के पास जा रहे हो, तो वो चीज़ है। बाकी मेरे साथ जुड़ना है, मेरे चैनल को फॉलो कर लो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, आपको सारी अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेगी। उसके अलावा रही बात दूसरी, मैं अगर यहाँ तक आप ये वीडियो देख रहे हो, एक किसी भाई का कमेंट आया था पिछले सिल्वर वाले वीडियो में, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये लेवल पे ख़रीदारी करना बिल्कुल समझदारी नहीं है, क्योंकि या तो भाव स्टेबल होने दो, अदरवाइज़ गिरने दो। क्योंकि अगर ऊपर जाके भी बाय करोगे तो एटलीस्ट वो चीज़ रहेगी कि नीचे जाने का वो डर नहीं लगा रहेगा। तो एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, बच्चा है ना, इसको पता नहीं है। भाई बच्चा हूँ यार, सीख जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वो चीज़ है कि उसके 4 दिन बाद ही 30,000 के लेवल की चांदी टूट चुकी है। मैंने तो बोला था हाजिर का माल बेच दो, हाजिर का माल बेच के डब्बे में खड़ा कर लो। मतलब इन शॉर्ट फिजिकल सिल्वर है उसको बेच दो, क्योंकि वहाँ पे 25,000 का डिफरेंस मिल रहा है यार। वहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अब वापस मिल रहा है ना, 4,000 के डिफरेंस में आपको सिल्वर मिल रहा है आज की डेट में। और एक चीज़ आज की डेट में फिर से गांठ बांध लेना, ध्यान कर लेना, जब ये टूटता रहेगा ना, आपने खरीदी 20,000 प्रीमियम में, बेचोगे 20,000 डिस्काउंट में। अगर डब्बे में भाव 1,50,000 है ना, तो आपसे वो माल खरीदेगा 1,30,000 में। और डब्बे में जब ये अपना MCX में जब भाव 1,65 थे, तब आपने 1,85 में खरीदी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई नहीं यार, बच्चा हूँ मैं, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, तो वो चीज़ है। बाकी आराम से अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, पूरा वीडियो सुना है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। बाकी ज़्यादा कुछ सीखना हो, चैनल फॉलो कर लेना, वहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल वगैरह पूछ के करना, तो वो चीज़ है ना। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, और पैसा बनाते रहो, प्रॉफिट कमाते रहो।